हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी साइंस गाइड और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मनुष्य में पाचन की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। मनुष्य सबसे पहले अपना भोजन जो होता है वो मुख द्वारा ग्रहण करता है। यह भोजन फिर मुख गुहा से होता हुआ ग्रसनी और ग्रसिका में पहुंचता है। यहाँ से होते हुए ये जो भोजन होता है फिर आमाशय में आ जाता है। आमाशय में आने के बाद भोजन हमारी जो पेशियां होती हैं उनकी क्रमाकुंचन गति द्वारा छोटी आंत में पहुंच जाता है। यहाँ से भोजन छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत तक आते आते हमारे अधिकांश भोजन का पाचन हो चुका होता है और अवशोषण भी हो चुका होता है। तो बड़ी आंत में जो भोजन होता है ज्यादातर वो भोजन होता है जिसका पाचन नहीं हुआ होता है। यह जो अपचित भोजन होता है फिर मल द्वार द्वारा हमारे शरीर के बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस पाचन की पूरी प्रक्रिया को आइए हम विस्तार से समझते हैं। पाचन, सबसे पहले पाचन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। भोजन के जटिल घटकों को पाचन द्वारा सरलीकृत कर अवशोषित करना ही पाचन कहलाता है। इसका तात्पर्य है कि हमारा जो भोजन होता है वो बहुत जटिल अणुओं से मिलकर बना होता है। तो इन जटिल अणुओं को हमारा शरीर सीधे सीधे ग्रहण कर पाने में असमर्थ होता है। तो सबसे पहले शरीर द्वारा विभिन्न एंजाइमों और पाचक रसों के द्वारा भोजन को सरल अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। फिर ये सरल अणु जो होते हैं वो हमारे शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो जटिल घटकों को सरल घटकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। भोजन के पाचन की क्रिया कई यांत्रिक एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है। तो इन संपूर्ण प्रक्रिया को, ये जो भोजन की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है ना, उनको हम निम्न चरणों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, अवशोषित पदार्थों को उपयोग करना और उत्सर्जन। यानी सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर भोजन का पाचन शुरू होता है। ये जो भोजन का पाचन हो ये 3 जगह होता है, मुख गुहा में, आमाशय में और छोटी आंत में। भोजन का पाचन कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले यहाँ मुख गुहा में होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे भोजन का पाचन आमाशय में होता है, उसके बाद भोजन का पाचन यहाँ छोटी आंत में होता है। जो भोजन पचित हो जाता है फिर हमारे शरीर द्वारा उसका अवशोषण किया जाता है। ये जो अवशोषित पदार्थ होता है इसे शरीर द्वारा उपयोग में लाया जाता है और जो अपचित पदार्थ होता है उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है। अंतर्ग्रहण, भोजन को ग्रहण करना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है। दूसरा है पाचन, विभिन्न प्रकार के पाचक रस व एंजाइमों की सहायता से भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदल देना ही पाचन कहलाता है। भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है और छोटी आंत में समाप्त होता है। पाचन में कार्य करने वाले प्रमुख एंजाइम कौन कौन से होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाचक, प्रोटीन पाचक, वसा पाचक और न्यूक्लियस पाचक। कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम क्या करते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट को सरल अणु में बदल देते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज। प्रोटीन पाचक, ये प्रोटीन से संबंधित अणुओं का अपघटन करते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये प्रमुख प्रोटीन पाचक एंजाइम हैं। वसा को पचाने वाले एंजाइम है लाइपेज। इसी तरह से न्यूक्लिएजेस को पचाने वाले जो एंजाइम है वो है न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लिएजेस। पाचन की इस प्रक्रिया को निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि पाचन जो होता है मनुष्य में 3 जगह होता है, मुख गुहा में, आमाशय में और उसके बाद छोटी आंत में। तो सबसे पहले मुख गुहा में देखते हैं हम। मुख गुहा में भोजन को चबाने के साथ ही भोजन में लार को मिलाने का काम किया जाता है। लार भोजन को चिकना बनाता है। इसमें उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च, टाइलिन, माल्टोज, यानी कि मुख गुहा से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। भोजन मुख से होता हुआ सबसे पहले कहाँ आता है? मुख गुहा में आता है। मुख गुहा में भोजन के अंदर लार को मिलाया जाता है। ये लार क्या करती है? भोजन को चिकना बना देती है। इसके अलावा लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम क्या करता है? ये भोजन में उपस्थित स्टार्च को अपघटित करना शुरू कर देता है और स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोस में बदल देता है। तो सबसे पहले वो
कौन सा भोजन का घटक है जिसका पाचन मुख गुहा से चालू हो जाता है? वो है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट वो भोजन का घटक है जिसका पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। इसके पश्चात भोजन जो होता है वो कहाँ पहुंचता है? आमाशय में पहुंचता है। भोजन मुख गुहा से क्रमाकुंचन गति द्वारा ग्रसनी से ग्रसिका तथा ग्रसिका से आमाशय में पहुंचता है। ग्रसनी और ग्रसिका से भोजन का ग्रसनी और ग्रसिका में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। आमाशय में भोजन में जठर रस मिलाया जाता है। आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और भोजन में उपस्थित अनावश्यक व हानिकारक कीटाणुओं को मारता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस में उपस्थित एंजाइम को क्रियाशील भी बनाते हैं। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टॉन्स और प्रोटीओजेस में अपघटित कर देते हैं। आमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहते हैं। उसके बाद पेशी संकुचन द्वारा जठर रस में मिश्रित होकर के काइम बनाते हैं। तो भोजन मुख गुहा के द्वारा कहां पर आ गया है? अब आमाशय में आ गया है। ठीक है, ये ग्रसनी ग्रसिका से होते हुए कहां पहुंचता है? आमाशय में। ग्रसनी और ग्रसिका क्या करते हैं? ये भोजन में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करते हैं। आमाशय में आने के बाद आमाशय में आने के बाद भोजन में क्या मिलाया जाता है? मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। यह जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये दो काम करता है। क्या क्या काम करता है? सबसे पहले तो ये भोजन में उपस्थित अनावश्यक व हानिकारक कीटाणुओं को मार देता है। इसके अलावा आमाशय में जो एंजाइम उपस्थित होते हैं उसको ये क्रियाशील बनाता है ताकि वो अपना भोजन को पचाने का कार्य शुरू कर सके। और यहाँ पर आमाशय में जो प्रोटीन होता है वो पेप्सिन नामक एंजाइम से किस में बदल रहा है? पेप्टॉन्स वो प्रोटीओजेस में बदल रहा है। साथ ही ये भोजन के माध्यम को कैसा बना रहा है? अम्लीय बना रहा है। अब आमाशय में उपस्थित जो भोजन है उसमें जठर रस का मिलना भी शुरू हो जाता है। तो भोजन और जठर रस के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। इसके बाद जो भोजन होता है वो क्रमाकुंचन गति द्वारा कहाँ आ जाता है? छोटी आंत में आ जाता है। आमाशय से भोजन का छोटी आंत में प्रवेश होता है। सर्वाधिक भोजन का पाचन छोटी आंत के ग्रहणी में होता है। ग्रहणी में भोजन में 3 प्रकार के पाचक रसों का स्त्रवण होता है। पहला है पित्त रस, भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय माध्यम में बदल देता है और भोजन में उपस्थित वसा का पायसीकरण करता है। दूसरे नंबर पर आता है अग्नाशयी रस। यह रस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टॉन्स और प्रोटीओजेस पर क्रिया कर उन्हें अमीनो अम्ल में बदल देता है। इसके अलावा प्रोटीओजेस और जो पेप्टॉन्स होते हैं वो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम से अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अमाइलेज एंजाइम स्टार्च पर क्रिया करता है और उसे माल्टोज में बदल देता है। लाइपेज एंजाइम जो होता है वो वसा के ऊपर क्रिया करता है और उसे वसी अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है। तीसरे नंबर का रस है जठर रस। यह रस भी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन करता है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन होता है वो पेप्टॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पेप्टॉन्स जो होते हैं फिर पेप्टाइटेस एंजाइम द्वारा अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। वसा जो होता है वो लाइपेज द्वारा वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। माल्टोज जो होता है वो माल्टेज नामक एंजाइम द्वारा ग्लूकोज में बदल जाते हैं और सुक्रोज जो होता है वो सुक्रेज नामक एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदल जाते हैं। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में तथा वसा वसीय अम्लों व ग्लिसरॉल में अपघटित हो जाते हैं। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है और यह काइल के नाम से जाना जाता है। तो आइए इसे एक बार फिर से समझते हैं। जब भोजन छोटी आंत में चला जाता है तब छोटी आंत में जाने के बाद भोजन में 3 प्रकार के रस जो होते हैं वो मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो पित्त रस मिलता है, दूसरा अग्नाशयी रस मिलता है, तीसरा जठर रस मिलता है। छोटी आंत के अंदर भोजन के अंदर 3 प्रकार के रस मिलाए जाते हैं। कौन कौन से? पित्त रस, अग्नाशयी रस और जठर रस। पित्त रस क्या काम करता है? पित्त रस जो होता है ना, जब भोजन आमाशय में होता है तब वहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय में बदल देता है। लेकिन जब भोजन
ग्रहणी में आ जाता है तो ये पित्त रस जो होता है भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। और दूसरा ये वसा का, सिर्फ वसा का पायसीकरण करता है। क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है पित्त रस। अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस में जो एंजाइम होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन सभी का ही पाचन करते हैं। किस किस का पाचन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीनों का ही ये पाचन शुरू कर देते हैं। तो प्रोटीन जो होते हैं वो प्रोटीओजेज और पेप्टॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये ट्रिप्सिन नामक के एंजाइम के द्वारा और भी सरल अणुओं में जैसे कि अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। इसी तरह से जो स्टार्च होता है वो माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है और वसा जो होता है वो वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी के साथ साथ जब तीसरा रस होता है जठरस, वो भी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को और भी छोटे अणुओं में बदलने का काम करता है। जो काम अग्नाशयी रस करते हैं लगभग उसी प्रकार का काम भी जठरस करते हैं। पेप्टॉन्स अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, वसा वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं, माल्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और सुक्रोज ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ तक जितने भी जटिल अणु हैं वो सरल अणुओं में बदल चुके हैं। यानी जो प्रोटीन होते हैं उनका सबसे सरल अणु होता है अमीनो अम्ल। इसी प्रकार से जो वसा होता है उनके छोटे अणु होते हैं वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उनके सरल अणु होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब ये जो सरल अणुओं का निर्माण हुआ है इसका हमारे शरीर द्वारा अवशोषण आसानी से कर लिया जाता है। डायरेक्ट प्रोटीन नहीं होता, प्रोटीन से अमीनो अम्ल में बदलेगा प्रोटीन, फिर उसका अवशोषण होता है। इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलेगा, तब उसका अवशोषण होगा। इसी तरह से जो फैट्स होते हैं, वसा होते हैं, वो वसीय अम्लों वो ग्लिसरॉल में बदलेंगे, तब वो हमारे बॉडी द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। इसके पश्चात पाचन की प्रक्रिया का तीसरा भाग है अवशोषण। ग्रहणी में सरलीकृत पदार्थ छोटी आंत के अग्र शुद्रांत व शुद्रांत भाग में अवशोषित किए जाते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि छोटी आंत के ग्रहणी तक जो है भोजन का पाचन हो चुका है। यहाँ तक जो जटिल अणु है वो सरल अणु में बदल चुके हैं। अभी जो सरल अणु हैं वो छोटी आंत के अग्र शुद्रांत और शुद्रांत भाग द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। और ये जो अवशोषित पदार्थ हैं ये विभिन्न कोशिकाओं के माध्यम से होते हुए हमारे रक्त में पहुंच जाते हैं। अपचित और अवशोषित पदार्थ शुद्रांत से कहाँ चले जाते हैं? बड़ी आंत में चले जाते हैं। यहाँ पर जल तथा शेष लवणों का अवशोषण होता है। ज्यादा से ज्यादा भोजन का पाचन ग्रहणी में हो जाता है, अग्र शुद्रांत और शुद्रांत में भोजन का अवशोषण चालू हो जाता है। फिर यहाँ से होता हुआ भोजन जो होता है वो बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत में लगभग सारी ही चीजों का अवशोषण हो जाता है। अगर उसमें कोई शेष जल या लवण बचे हुए होते हैं तो उन शेष लवणों और जल का अवशोषण फिर कहाँ पर होता है? बड़ी आंत में होता है। नेक्स्ट स्टेप आता है अवशोषित पदार्थों का उपयोग। अवशोषित पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने में उपयोग लिया जाता है। मतलब जो हमने भोजन किया उसका पाचन हो गया, पाचन होने के बाद जो सरल अणु थे वो रक्त द्वारा अवशोषित कर लिए गए, और फिर ये जो हमारा जो भोजन है जो कि तरल माध्यम के दौरान रक्त में मिल गया है उसका क्या होगा? हमारे शरीर द्वारा विभिन्न गतिविधियों में उपयोग कर लिया जाएगा। उसके पश्चात होता है लास्ट स्टेप उत्सर्जन। अपचित भाग ठोस होकर अस्थायी रूप से मलाशय में रहता है और फिर एक तांत्रिक प्रतिवर्ती के कारण मल द्वार से होता हुआ ये बाहर उत्सर्जित हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य के शरीर में भोजन का जो पाचन होता है वो पूरा होता है। इस पाचन को हम फिर से एक छोटे से रिकैप द्वारा फिर समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। मुख, सबसे पहले भोजन कहाँ आता है? मुख में आता है। यहाँ पर क्या होता है? दांतों द्वारा भोजन को चबाया जाता है। इसके पश्चात जो भोजन होता है वो कहाँ जाता है? मुख गुहा में आ जाता है। मुख गुहा में भोजन में क्या मिलाया जाता है? लार मिलाया जाता है। और इसके अलावा टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। मुख गुहा से भोजन ग्रसनी व ग्रास नली में आ जाता है। ग्रास नली में आ जाता है। ये यहाँ पर पाचन में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं होता है। इसके बाद जो भोजन होता है वो आमाशय में आ जाता है। आमाशय में भोजन के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है और साथ ही जो एंजाइम
होते हैं उनको क्रियाशील कर लिया जाता है। आमाशय के बाद जो भोजन होता है वो छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, अग्रक्षुद्रांत और क्षुद्रांत। ग्रहणी में जो होता है भोजन का अधिकांश पाचन होता है, और यहाँ पे जो होता है ना अधिकांश पाचन होता है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का अपघटन हो जाता है। ठीक है। और शुद्रांत द्वारा अग्र शुद्रांत और जो शुद्रांत भाग होते हैं वो भोजन का अवशोषण करते हैं। भोजन का अवशोषण होने के बाद जो बचा हुआ भाग होता है वो कहाँ आ जाता है, बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत में फिर क्या होता है, जल व लवणों का अवशोषण होता है। जल व लवणों का अवशोषण होने के बाद जो भोजन होता है वो अपचित रह जाता है। वो अपचित भोजन जो होता है वो मलाशय द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। इस तरह से मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। थैंक यू।